फरवरी 2024 तक ये परिवर्तन यात्रा चलेगी, यानी 365 दिन तक चलेगी। इसके अलावा संगठन के दूसरे श्रेणी के जो नेतृत्व करता है, जो देश में 6,500 तहसीलें हैं, उसमें से 6,000 तहसीलों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक किसी संगठन के द्वारा नहीं चलाया गया है। किसी संगठन ने इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं चलाया है। आप लोगों को इस बात की चिंता लगी रहती है कि हमारे लोग नहीं हो रहे हैं, हमारे लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा और विशाल संगठन हमने बनाया। 2 आदमी भी हमारी बात नहीं सुनते थे। हमारी तजर्बे की बात आपको बता रहे हैं। 2 आदमी भी हमारी बात नहीं सुनते थे। जब हम 18 साल 3-4 महीने की हमारी उम्र थी, आज हमारी उम्र 66 साल चल रही है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, लगभग 48 साल से मैं ये जगाने का, जोड़ने का और संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहा हूं। तो लगभग 48 साल हो गए ये कर रहा हूं। तो इस कार्यक्रम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र 48 साल भी नहीं होगी, और जिनकी उम्र 48 साल नहीं होंगी, जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो पैदा भी नहीं हुए थे। तब से लेकर अब तक हम ये लोग काम कर रहे हैं, और 2 आदमी भी हमारी बात नहीं सुनते थे। तो आज जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक और साल भर चलने वाला कार्यक्रम 674 जिलों में पहुंचने वाला, 6,000 तहसीलों में पहुंचने वाला, ये इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। कुछ लोगों ने हमको पूछा कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए तो करोड़ों रुपए लगेगा। तो हमने कहा हाँ लगेगा। तो आपके पास कितना पैसा है? हमने कहा हमारे पास तो एक नया पैसा नहीं है। तो कहा कि कैसे चलाओगे? तो हमने कहा हमारे कार्यक्रम में देखने के लिए आ जाओ कैसे चलाओगे। तो वो आया और देखा कि हमें लाइन लगा कर लोग पैसा दे रहे हैं। तो उसके बाद हमने पूछा उसको, ये पंडाल देख रहे हो, ये स्टेज देख रहे हो, हमारे पास तो पैसा नहीं, हमने तो पैसा दिया नहीं। ये तो लोगों ने स्टेज खड़ा किया, ये पंडाल लोगों ने किया, ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया, हमने तो उनको केवल तारीख दिया। हमारे पास क्या है? तारीख है। आज वामन मेश्राम के पास 10 लोग तारीख मांगने के लिए आते हैं और मैं एक ही आदमी को दे सकता हूं। वो तारीख मांगने वाले लोग कहते हैं कि हम लोग सारा खर्चा उठाएंगे और 1 लाख रुपया निधि भी देंगे। अब यहाँ के आयोजन करता लोगों ने आपने देखा नहीं, 45,000 रुपये दिया ना, आपके सामने दिया ना। उन्हीं को पूछ लो ये खर्चा कहां से आया? वो बोलेंगे हमने किया।
इसके बावजूद और लोगों ने लाइन लगा कर दे दिया, तो लाख रुपए से ऊपर हो गया। क्यों हुआ? 48 साल से ये संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि यहाँ लोग कम आए हैं। ये अवमान होगा आने वाले लोगों का, ये अवमान होगा आने वाले लोगों का। मैं आने वाले लोगों का अवमान करने का पक्षधर नहीं हूं। जो नहीं आए उसके लिए आने वाले लोगों का अपमान क्यों करूं? आ रहा, समझ में आ रहा? जो आए हैं उनके सम्मान में हमें बात करनी चाहिए। अगर उनके सम्मान में हम बात नहीं करते हैं तो आप क्या उम्मीद करोगे कि आज आए हुए लोग अगले मीटिंग में आएंगे? आ रहा कुछ समझ में? जो आए हैं आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार अवमान करने के लिए लोग आएंगे? क्यों आएंगे? मैं होता तो यकीनन नहीं जाता। तो मैं आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बता रहा हूं। ये जो बात बता रहा हूं ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव थिंकिंग है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है। निगेटिव थिंकिंग से कभी किसी को जगाया नहीं जा सकता, कभी किसी में उत्साह निर्माण नहीं किया जा सकता, कभी किसी की जागृति नहीं की जा सकती। जब लोग जागृत नहीं होंगे तो संगठित कैसे होंगे? लोग हमारे कहते रहते हैं, मैं देश भर में सुनता रहता हूं कि हमारे लोग नालायक है, वो आते नहीं है, उनको आना चाहिए। मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। मैं इस सिद्धांत को मानता हूं कि संगठनकर्ता जितने नालायक होंगे उतने लोग कम आएंगे। समझ रहे क्या? उन नालायकों में मेरा भी नंबर है, ऐसा मैं मानता हूं कि मेरी जितनी योग्यता है, मेरी जितनी लायकी है, उतने लोग आए। मैंने 4 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके गया था, तो मेरी जितनी लायकी है उतने लोग मैं लेके गया। तो आरएसएस के लोग हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भाग गए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो जागृति है, जितनी जागृति होती है, लोग, एक सिद्धांत है अपने आप लोग जागृत हो जाए। शिक्षित होना जागृत होना नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कितने हमारे पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ों को छोड़ो, मैं अनपढ़ों को तो कह ही नहीं रहा, कितने हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आती है कि शिक्षित होना, डिग्री लेना है, जागृत होना नहीं है। जागृति का पहला सबक क्या है? चलो दूसरा तीसरा छोड़ो, दूसरा तीसरा चौथा छोड़ो, जागृति का पहला सबक क्या है? पहला लेसन क्या है? पहला लेसन है दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। है किसी को पता? एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, उसको पता है। दूसरा आदमी ने हाथ खड़ा किया, उसको पता है। ये लोगों को, 2-4 लोगों को पता है। चलो ठीक है,
हमारी सुनते सुनते होंगे मोबाइल पर, तो ये लोग मोबाइल पर सुनते सुनते ही जागृत हो गए होंगे। उनको हाथ खड़े करने वाले लोगों को पूछ लो, मोबाइल वामन मेश्राम का सुनते हैं। तो मैं मौलिक बात आपको बताना चाहता हूं। वो मौलिक बात क्या है कि जागृति का पहला सबक है दुश्मनों को जानो, दुश्मनों को पहचानो। अब अगर मैं ये कहूं कि भारत में 3.5% ब्राह्मण हैं, अगर मैं ये कहूं कि भारत में 3.5% ब्राह्मण हैं और उनका विधायिका पर कब्जा है, कार्यपालिका पर कब्जा है, न्यायपालिका पर कब्जा है और मीडिया पर कब्जा है, लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा है, ये कहना गाली देना है या फैक्ट बताना है? आ रहा कुछ समझ में आ रहा? आ रहा? कुछ समझने की बातें बता रहा हूं, दो चीजों का फर्क बता रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि 3.5% ब्राह्मणों ने विधायिका पर कब्जा किया, कार्यपालिका पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया, मीडिया पर कब्जा किया, अगर ये सारा डाटा जो अवेलेबल है आपको बताया जाए तो क्या ये गाली देना है? क्या ये दोष देना है? तो मुझे लगता है हमारे पढ़े लिखे लोगों को अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है। समझ रहे हो? क्या मैं कह रहा हूं ब्राह्मणों तुम्हारी मां है, ऐसा बोल रहा हूं? मैं देहात करेंगे वालों, गालियां हमें बहुत भयंकर किस्म की आती है। देहात में जैसी गालियां बोली जाती है ना, शहरों में नहीं बोली जाती है, वो बहुत आती है हमको, मगर माइक पर नहीं बोली जा सकती। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। इसका मतलब है अगर लोकतंत्र में सारी व्यवस्था पर जिन लोगों ने कब्जा किया, उन लोगों ने संगठित अपराध करने का काम किया। ब्राह्मण क्रिमिनल कम्युनिटी है। कुछ समझ में? अरे जिनकी संख्या 3.5% है, जिनकी संख्या 3.5% है, वो लोग संसद की बहुसंख्य सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? है किसी को पता कैसे कर रहे हैं? या कोई डाटा है आप लोगों के पास कैसे कर रहे हैं? मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव, अतीक अहमद की हत्या करने के पहले अखबारों में चर्चा शुरू हुई कि बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हार रही है, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। एकाएक घटना घटित हो गई, अतीक अहमद को चौराहे पर वीडियो के सामने, मीडिया के सामने मार दिया। आ रहा कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा, उत्तर प्रदेश के पंचायतों के चुनाव चल रहे, तो अखबार में विज्ञापन आया आदित्यनाथ का, आपने को नहीं पढ़ा नहीं होगा, कल के अखबार में पढ़ लो, फ्रंट पेज पर विज्ञापन है। क्या है? 2 मुद्दे, इसके लिए वोट मांगा उन्होंने। हमने कानून व्यवस्था को ठीक किया
और विकास किया। कानून व्यवस्था को ठीक किया का क्या मतलब है, क्या मैसेज दिया? अतीक अहमद को मार के हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दिया। लिखना नहीं पड़ता है, पढ़ने वालों को समझ में आता है। मैसेज दे रहे हैं कि देखो, इस देश में, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव जीतना है पंचायत का, तो हिंदू मुसलमान करना होगा। शेड्यूल कास्ट के लोग संवैधानिक अधिकार के हकदार हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर। ओबीसी के लोग हकदार हैं ओबीसी के नाम पर संविधान के अनुसार। जब एससी एसटी ओबीसी का आदमी हिंदू बन जाता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाता है। ये कितने लोगों को समझ में आता है? आरएसएस के लोगों को आप जाके बोलो, आप बीजेपी में रह के, ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को संख्या के अनुपात में अधिकार नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी में रहकर ओबीसी के लोगों को 54% ओबीसी है, उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे बीजेपी के अंदर? अरे तुम हिंदू नहीं हो क्या? तुम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हो, तुम बैकवर्ड की बात कर रहे हो। ये अंग्रेजों ने विभाजन किया है, ये अंग्रेजों की विभाजन की बात करते हो, ये तोड़ने की बात करते हो। हमने तुमको एससी और ओबीसी के नाम पर जोड़ा है क्या? हिंदू के नाम पर जोड़ा। आरक्षण की बात मत करो इधर अंदर। हो गया? आया समझ में? अरे बुड़बक ही यूज करते हो ना इस इलाके में सब। ये राष्ट्रीय स्तर का बुड़बक बनाने का अभियान है। जो हिंदू का जो अकाउंट है वो ब्राह्मण का अकाउंट है, और एससी एसटी ओबीसी के लोग जब हिंदू के नाम पर जमा हो जाते हैं तो ब्राह्मण के अकाउंट में जमा होते हैं। एससी के नाम पर अकाउंट होगा और जमा हो जाओगे तो एससी के अकाउंट में जमा हो रहे हो तो संख्या के अनुपात में अधिकार मिलेगा। एसटी के नाम पर संख्या के अनुपात में अधिकार मिलेगा, ओबीसी के नाम पर संख्या के अनुपात में अधिकार मिलेगा। हिंदू के नाम पर आपका अकाउंट हो जाएगा 0 और ब्राह्मण का 3.5% का अकाउंट हो जाएगा 85%। तो 3.5% ब्राह्मण अपराध करके तो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, अपराध करके तो कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये ब्राह्मण जो है एक क्रिमिनल कम्युनिटी है। ये आप लोगों को एससी एसटी ओबीसी को बताना पड़ेगा। जब बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? आप दुश्मन के बारे में जागृत हो गए हो। आप दुश्मन के बारे में जागृत हो रहे हो। जब दुश्मन के बारे में जागृत होगे तो माना जाएगा आपको पहला सबक समझ में आ गया। दूसरा तीसरा चौथे सबक की छोड़ो, पहला ही मालूम नहीं है। पहला सबक मालूम नहीं है और पहला सबक मालूम करने के बारे में ही कंफ्यूज है। तो दुश्मन को दुश्मन कहना होगा। अगर ब्राह्मण दुश्मन है तो कहना होगा ब्राह्मण दुश्मन है। और तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ, डाटा के साथ ये सारा डाटा आपको बताना होगा। ये बताना ब्राह्मण को दोष देना नहीं है, ये बताना ब्राह्मण को दोष देना नहीं है, तथ्य और फैक्ट बताना है। जागृति करने के लिए ये तथ्य लोगों को बताया जाना जरूरी है। अगर ये तथ्य और ये सत्य आपको नहीं बताया जाएगा तो फिर आप जागृत कैसे होंगे? अगर आप जागृत नहीं होंगे तो पहला सबक कैसे पूरा होगा?
अब पहला ही सबक नहीं पूरा होगा तो आप जागृति के आधार पर संगठन निर्माण करने का काम करना है। कैसे होगा? दुनिया में परिवर्तन संगठित शक्ति के बल पर आया या केवल संख्या के बल पर? हमारे लोगों को तो यह भी समझ में नहीं आता, संख्या का बल और जागृत लोगों का संगठन दो एक नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। ये भी समझ में नहीं आता। हम कहते हैं हमारी संख्या 85%, अगर 85% है इससे काम हो जाएगा? ये तो हो जाना चाहिए था। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को वोट का अधिकार दे दिया, तो हो जाना चाहिए था। तो अपने आप नहीं होता है ना। अपने आप नाम का जो सिद्धांत है दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता है। अपने आप हो जाए, अपने आप कैसे होगा? अपने आप दुनिया में कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो करने से होता है। आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्लानिंग बनाना पड़ेगा। प्लानिंग कन्वर्ट इनटू एक्शन करना पड़ेगा और फिर सारी ऊर्जा उस काम में बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगाना होगा, तब जाकर होगा। और ये बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम अपने आप होने वाला नहीं है, ये प्रयास से होगा। इसलिए आपको मैंने बताया कि हमारी दो बात लोग नहीं सुनते थे। अभी सारे देश भर में 40 करोड़ रुपया लोग हमको देते हैं। 40 करोड़ रुपया तो जागृत नहीं है ऐसा मैं कह दूं उनको, जो देने वाले हैं मुझे है? जो 40 करोड़ रुपया मुझे दे रहे हैं, मैं उनको कह दूं कि वो जागृत नहीं है? मैं तो नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं अपने लोगों को कि इतने ही जागृति से हमारा लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर ये काम करना होगा। इसलिए जितने आए उनको साथ में लेकर, जो नहीं आए उनके लिए अगला प्लानिंग बनाकर, है समझ में? जो आए उनको साथ में लेकर, जो नहीं आए उनको जगाने का प्लानिंग बनाकर इस मामले को आगे बढ़ाना होगा। लोग अपने आप दुनिया में इकट्ठा नहीं होते हैं, लोग अपने आप जागृत नहीं होते हैं। लोगों को संगठित करना पड़ता है। संगठित करने वाले लोगों के सफलता पर निर्भर करता है कितने लोग आए। ये मौलिक बात हमको समझना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग यहां सुनने के लिए आए। आप लोगों को कुछ बात समझ में आएगी तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहां से जाकर 10 लोगों को बात समझाओ। 10 लोगों को बात समझाओ। अगली बार कार्यक्रम होगा, अकेले मत आना, उन 10 लोगों को साथ में लेकर आना। तो यहां जगह कम पड़ जाएगी। आयोजक लोगों को लगेगा कि अगले बार जरा कुर्सियां ज्यादा डालना पड़ेगी, उनको ऐसा लगेगा। तो ये संगठित कार्य करने का एक तरीका है जो मैं अपने तजुर्बे से, मैं 66 साल की उम्र है, 48 साल से काम कर रहा हूं। निराशा किसी समस्या का समाधान नहीं। आशावाद ही लोगों में आशावाद पैदा करता है। निराशा का प्रचार करने से आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। निराशा का प्रचार प्रसार करने से आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। इससे कौन सी समस्या का समाधान होगा? इससे तो किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ये सारी बातें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं। अब मैं जिस विषय पर ईवीएम मशीन के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है।
8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के ऊपर फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी बताना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये तीनों शब्दों को मिला दो तो एक शब्द बनता है, ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव हो रहा है। तीन शब्दों को मिलाकर घोटाला शब्द बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। भारत की सबसे बड़ी अदालत है। उसका दिया हुआ फैसला बदलने वाला फैसला नहीं है। आपके यहां पर अगर मैजिस्ट्रेट ने फैसला दिया, जिला कोर्ट में बदल सकता है। क्यों? तहसील कोर्ट के मैजिस्ट्रेट के ऊपर जिला कोर्ट है, बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला बदल नहीं सकता। एक तो भाई ये बात ध्यान रखो, ये संविधान की निर्माण की भी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, संवैधानिक अदालत है। इसका दिया हुआ फैसला संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है, घोटाला होता है। ये कोई छोटा मोटा फैसला है? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जब ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, घोटाले से चुनाव हो रहा है, तो इस घोटाले को रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा घोटाले को रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया। दूसरा फैसला क्या दिया? पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ईवीएम मशीन के साथ साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। जब से पेपर ट्रेल मशीन लगी, तब से इस देश में 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक 3 तरीके से आप लोग वोट डाल रहे हैं। वो 3 तरीके क्या हैं आपको बताता हूं, तो आपको घोटाला समझ में आ जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ, और जब चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था। आप बूथ पर जाते थे तो आपको बूथ के कर्मचारी चुनाव आयोग के बैलेट पेपर देते थे, तो आप देखते थे, बैलेट पेपर देखते थे कि कौन कौन कैंडिडेट है। आप देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है, फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है, फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सूअर, कुत्ता। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। आप लोग जानते हैं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। फिर मैं क्यों बोल रहा हूं?
इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा ना आपको, तब तो आपको समझ में आएगा कि ये घोटाला हो कैसे रहा है। मैं भाषण तो करता नहीं हूं, तो समझाता हूं, तो समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जब आप देखते थे चुनाव निशान क्या है, तो फिर उस समय क्या होता था, उस समय बैलेट पेपर होता था तो वोट डालने का तरीका होता था, तो आप मोहर उठाते थे, मोहर उठाते थे ना, मोहर उठाते थे, देख अरे शाही नहीं है, तो फिर क्या करते थे आप, शाही का पैड देख के ऐसे लगाते थे ना, फिर अरे शाही लग गई है, फिर देखते थे गधा कहाँ है, गधा कहाँ है, गधा कहाँ है, दिखाई दी गधा है, फिर आहा लग गया, जहां मैं लगाना चाहता था वहीं पर लग गया है। और जब देखते थे कि बराबर लग गया है, तो फिर आप क्या करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे, अरे बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना होगा, फिर छोटा करते, फिर और छोटा करते थे, और छोटा करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। डालने के बाद निश्चिंत होकर अपने घर में जाते थे, ये सोचकर जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है, ऐसा सोचकर आप लोग घर में चले जाते थे। यही ना होता था बैलेट पेपर में। अब ईवीएम आ गए, ये तो बैलेट पेपर हो गया, अब ईवीएम आ गई, ईवीएम आ गई, आपने बटन दबाया, अब ईवीएम आ गई 2004 में, 2009 में आपने बटन दबाया, बटन दबाया तो आपका चुनाव निशान जो लोगों का है उस पर मोहर लगी कि नहीं लगी, आपने देखा, दिखाई नहीं दिया, देखा दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो आपको लगा कि मेरा वोट इधर उधर तो नहीं गिर गया। चुनाव आयोग के कर्मचारी ने देखा है वोटर कंफ्यूज है। चुनाव आयोग का कर्मचारी आया, अब कहने लगा वोटर को, क्या कहने लगा, हो गया। चुनाव आयोग का कर्मचारी ने वोटर को क्या कहा, हो गया। अच्छा हो गया, हो, इधर से आए थे, इधर से आए, इधर जाओ जाओ जाओ, हो गया, हो जाओ, भगा दिया। पहले यहां खड़ा रहेगा तो पता नहीं हंगामा करेगा। उसको बैलेट पेपर पर आंखों से दिखाई देता था, अपने आंखों के सामने मुहर लगाता था, अपने चश्मे से कभी कभी देख लेता था, इंश्योर कर लेता था, गारंटी कर लेता था, खातरी कर लेता था कि मैंने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर जमा हुआ या नहीं हुआ। बैलेट पेपर पर वो गारंटी करता था, ईवीएम मशीन में वोट कहां जमा हुआ दिखाई नहीं दिया। जो ईवीएम मशीन 2004 में थी पारदर्शी नहीं थी, इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा। क्यों लिखा, आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए साथियों, ये समझना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब नहीं दिखाई देता था, इसके बावजूद भी आपका वोट ईवीएम में चला गया। ईवीएम में जाने के बाद आपका वोट ईवीएम में जमा हो गया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये बैलेट पेपर पर आंखों से दिखाई देता है, ये फिजिकल एविडेंस है, इसका वेट है, साइज है। ईवीएम मशीन में आपका वोट गया, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं। आपका वोट ईवीएम में गया 2004, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है।
वो आंखों से दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है उसका फिजिकल एविडेंस नहीं है, वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। कितने लोगों को बताएं? चलो ठीक है, 2 4 5 लोगों को पता है। अब आपको बताता हूं, सबको पता चल जाए। इधर ही प्रयोग करके दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहां पर लखनऊ में एयरपोर्ट पर राम नारायण बैठे हुए हैं और वो राम प्रसाद को दिल्ली में मैसेज लिख रहे हैं। राम प्रसाद जी, मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूं, अभी थोड़ी देर में मैं फ्लाइट में बैठने वाला हूं और घंटे भरे में मेरी फ्लाइट दिल्ली पहुंच जाएगी। मैं दिल्ली में पहली बार आ रहा हूं, मैं दिल्ली जानता नहीं हूं, आप टर्मिनल 3 पर आ जाइए और मुझे रिसीव करके ले जाइए, तो मैं ठीक ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मुझे मुश्किल होगी। ये मैसेज टाइप किया, राम नारायण ने मैसेज टाइप किया, राम प्रसाद को भेज दिया दिल्ली में और क्षण भर में आपका राम प्रसाद का मैसेज, राम नारायण का मैसेज राम प्रसाद को मिल गया, हो गया ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, हो गया, मैसेज ट्रांसफर हो गया। अगर आपने ये मैसेज अमेरिका के न्यूयॉर्क में भेजा तो भी जाता है, लंदन में भेजा तो भी जाता है, चांद पर भेजा भी जाता है। चांद पर समझते हो? हमारी लोगों की थोड़ी समस्या ये है, हमारे लोगों को अक्षर की साक्षरता नहीं चली। कंप्यूटर की साक्षरता कहां से होगी? एक साक्षरता है अक्षर की साक्षरता और दूसरी है कंप्यूटर की साक्षरता। अक्षर की साक्षरता नहीं, कंप्यूटर की साक्षरता कहां से होगी? पढ़े लिखे लोगों को कंप्यूटर की बातों की साक्षरता समझ में नहीं आती, बाकी लोगों का क्या है? तो हमारे देश में, अमेरिका में 100% पढ़े लिखे लोग, यूरोप में 100% पढ़े लिखे लोग, हमारे यहाँ 80% अनपढ़ और आधे पढ़े लिखे लोग। आधे पढ़े लिखे समझते हो? ये अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो आधे पढ़े लिखे जो लोग हैं ये अनपढ़ों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जितने जल्दी समझ जाओ उतने जल्दी ठीक होगा, मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं। ये हमारे समाज की समस्या है, ये हमारी दुर्भरी समस्या है, ये हमको समझना होगा और संगठन चलाने वाले लोगों को इस समस्या का समाधान करना होगा। लोग अपने आप इसलिए सक्षम होने वाले नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि ये मैसेज ट्रांसफरेबल है और दुनिया के किसी भी कोने में ये मैसेज जो है वो पहुंच सकता है। ईवीएम मशीन इतनी बड़ी होती है, 1.5 फीट की है। ईवीएम मशीन 1.5 फीट की होती है। अब 1.5 फीट में 7 लोगों का वोट जमा है, राम नारायण का भी जमा है, राम प्रसाद का भी जमा है और 5 लोगों का जमा है। तो राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर करना है मशीन और मशीन के अंदर, तो कितना छलांग लगाना होगा? 1.5 फीट की लगाना होगा ना। लंदन में तो जाना नहीं ना उसको, न्यूयॉर्क में तो जाना नहीं है उसको, ये मशीन के अंदर ही अंदर 1.5 फीट में ट्रांसफर करना है। अभी आपको, क्योंकि ये सारे सबूत लेकर ही हम लोग चल रहे हैं, ये पार्लियामेंट में राज्यसभा में चर्चा हुई और राज्यसभा में ये बताया गया सरकार के द्वारा कि जो ईवीएम मशीन में चिप लगाई जाती है वो 1 टाइम प्रोग्रामेबल है। सरकार ने बताया, चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम मशीन में जो चिप लगाई जाती है वो 1 टाइम प्रोग्रामेबल है।
तो एक पत्रकार ने चिप बनाने वालों को पूछा कि क्या ये चिप जो है वन टाइम प्रोग्रामेबल है? तो लिख कर दिया कंपनी ने, नहीं, ये दोबारा भी प्रोग्रामिंग हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री है राज्यसभा के अंदर का, तो राज्यसभा में चर्चा हो रही है, रिकॉर्ड पर है। इसका मतलब जानते हो, ईवीएम मशीन में जो चिप लगी हुई है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है, टू टाइम प्रोग्रामेबल है। और चुनाव आयोग घोटाले में शामिल है और बाहर वालों को चुनाव आयोग के द्वारा ये जानकारी प्रोवाइड की जा रही है और एक जगह बैठ के ईवीएम मशीन में दोबारा प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। ये दोबारा प्रोग्रामिंग किया जा रहा है और जो चुनाव नहीं जीतना चाहिए वो जीत रहा है और जो जीतना ही चाहिए वो हार रहा है। ये सारे रिकॉर्डेड बातें एक कंपनी वालों ने लिख कर दिया। तो ईवीएम मशीन में जो चिप लगी है उसके द्वारा ये डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है और ये 1.5 फीट की मशीन है, हजारों किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, उधर ही उधर होता है। ये सारा खेल चल रहा है और ये सारा खेल मशीन के अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ये सारा खेल मशीन के अंदर ही अंदर हो रहा है और बाहर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर ही अंदर चल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले को पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अब देखो, अब तीसरा तरीका आ गया। पहला हो गया बैलेट पेपर का, दूसरा हो गया ईवीएम का, अब तीसरा आ गया पेपर ट्रेल मशीन। आपने बटन दबाया, पेपर ट्रेल में आपने बटन दबाया, पेपर ट्रेल में बटन दबाने के बाद क्या हुआ? 2014 में पेपर ट्रेल मशीन लगी, क्या हुआ? आंखों से दिखाई दिया। क्या हुआ? जो आंखों से ईवीएम में दिखाई नहीं देता था, 2014 में आंखों से दिखाई दिया कि आपने किसको वोट दिया। तो चुनाव आयोग को मालूम था, क्या मालूम था? ईवीएम में घोटाला होता है। क्यों मालूम था? क्योंकि ईवीएम मशीन परचेज करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास था। चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को बुलाया और कंपनी वालों को कहा हमें ईवीएम मशीन बनाना है। कंपनी वालों ने पूछा कैसे बनाना है? घोटाला करने वाली बनाना है। कंपनी वालों ने कहा सुनने में नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलो। कहा कि 2 नंबर का काम है, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। 2 नंबर का काम है, एक घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। ज्यादा जोर से बोलूंगा दीवार को भी कान होते हैं, पता नहीं साला सुन लेगा कोई तो जेल में चला जाऊंगा, इसलिए ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, बना दूंगा। कंपनी वाले ने क्या कहा? ठीक है बना दूंगा, पैसा ज्यादा लगेगा। चुनाव आयोग ने कहा सुनने में नहीं आया, कहा कि ज्यादा जोर से बोलूंगा तो पता चलेगा कि ज्यादा पैसा मांग रहा हूं, तो लोग पूछेंगे कि क्यों मांग रहे हो ज्यादा पैसा, तो बताना पड़ेगा 2 नंबर की मशीन बनाना है, तो इसलिए ज्यादा पैसा लगेगा। कंपनी वाले ने कहा वैसे मैं सस्ती मशीन भी दे सकता। कंपनी वाले ने चुनाव आयोग को कहा सस्ती मशीन भी दे सकता हूं। अच्छा कैसे मिलेगी? कहा कि सस्ती मिलेगी, ईमानदार मिलेगी। ईमानदार नहीं चाहिए हमको, घोटाला करने वाली चाहिए।
चुनाव आयोग को पहले से मालूम है कि ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाने का, तो ये घोटाला पकड़ने वाली मशीन थी। तो चुनाव आयोग ने क्या किया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन 2014 में कितनी लगाया, 0.33%, 0.33%, आधा परसेंट भी नहीं लगाया। क्यों? ज्यादा मशीन लगाएंगे ज्यादा घोटाला पकड़ा जाएगा, इसलिए 0.33% लगाया। कितना नहीं लगाया चुनाव आयोग ने? 99.67% मशीन नहीं लगाया। दोबारा बताता हूं, आंकड़ा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। घोटाला पकड़ने वाली मशीन कितनी लगाया? 0.33%। कितना नहीं लगाया? 99.67% नहीं लगाया। तो एज गुड एज लगभग नहीं लगाया। इसका मीनिंग होता है लगभग नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग ने 2014 को लगभग नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया, नहीं 14, 15, 16 को नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो क्या हुआ? जब नहीं लगाया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया। हमारे यहां बैठे हुए मुझे लगता किसी ने सुप्रीम कोर्ट गया हो, और हमारे बैठे हुए लोगों में से किसी ने सुप्रीम कोर्ट देखा भी नहीं होगा। कभी कभार अखबार में उसकी बिल्डिंग की पिक्चर आता है तो पिक्चर जरूर देखा होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट जानते हो जाने का मतलब? वहां अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वकील के मुंह पर फाइल फेंक के मारते हो। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, केस रजिस्टर किया, केस एडमिट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। चुनाव आयोग का वकील आया, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया और कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली 100% मशीनें लगाई जाए। आप लोगों ने 2014 से आगे 19 में जो घोटाला पकड़ने वाली 100% मशीनें लगी हुई देखी, 13.5 लाख मशीनें, वो मैंने लगवाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश लेकर ईवीएम मशीन को घोटाला पकड़ने वाली मशीन मैंने लगवाई। तो हम लोग कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही अपने आप में अभूतपूर्व बात है, और ये केस हमने जीता। ये डॉक्यूमेंट्री बातें बता रहा, हवाई बातें नहीं है। जब 2019 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली 100% मशीनें लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो ये आदेश की कॉपी नरेंद्र मोदी के पास पहुंची। प्रधानमंत्री कैसे बने? 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाई। घोटाले के सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इकट्ठा किए। डॉक्टर अडवाणी ने ऐलान किया इसके सारे देश के लोगों को हम लोग बता देंगे कि कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई। कांग्रेस की सरकार 2013 में थी। उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से संपर्क किया, जो दूसरे नंबर के बीजेपी के नेता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अडवाणी जी को कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत बड़े नेता है, हमारी औकात नहीं है, अडवाणी जी को नहीं रोक लगा सकते। अडवाणी जी को कैसे रोका जाए? कांग्रेस का संकट खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरएसएस से संपर्क किया और आरएसएस को कहा,
अगर अडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं और ईवीएम का घोटाला बता देते हैं तो देश में आग लग जाएगी, देश खतरे में पड़ेगा। आरएसएस ने कहा देश को खतरे में नहीं डालने दिया जाएगा, देश को बचाया जाएगा। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा ऐसे हमें क्या फायदा होगा? ये तो ठीक है, देश बचाने की बात ठीक है, हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा देश बचेगा, यही फायदा है। आप राष्ट्रवादी लोग हो, राष्ट्रभक्त लोग हो, आप राष्ट्रभक्त लोग हो, राष्ट्र ने बचना चाहिए, यही ना आप लोगों को कहते रहते हो। आरएसएस ने कहा, बीजेपी ने कहा ये तो एससी एसटी ओबीसी को बुड़बक बनाने के लिए ना हम राष्ट्रवाद की बात कहते रहते हैं। आप हमारा स्लोगन हमारे ऊपर ही थोप रहे हो, अब मूर्ख नहीं है तो हमें क्या फायदा होगा ये बताओ। कांग्रेस ने कहा चलो ठीक है, 2014 का चुनाव सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया, सारे देश की मशीनरी चुनाव कमिश्नर के नियंत्रण में होती है। 2014 का चुनाव आपको जितवा देते हैं, आप चुप रहो। 2004-2009 में हमने घोटाला करके सरकार बनाई, आप चुप रहो। आप 2014 का चुनाव जीत लो। आरएसएस ने कहा कांग्रेस को आपने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई और आप हमको एक ही बार घोटाला करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात नहीं है। अच्छा, बराबरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा तो आप भी 2 बार घोटाला करना चाहते हैं? बराबरी की बात होनी चाहिए। आपने 2 बार घोटाला किया, हमको भी अवसर बराबरी का होना चाहिए। कांग्रेस और आरएसएस के बीच में समझौता हुआ कि 2 बार कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला करके सरकार बनाई, इसके बदले में 2014-2019 में घोटाला करके कांग्रेस मदद करके सरकार बनाएगी बीजेपी की। इसके बदले में बीजेपी आरएसएस चुप रहेगी। कांग्रेस आरएसएस बीजेपी के घोटाले के बारे में चुप रहेगी और आरएसएस बीजेपी कांग्रेस के घोटाले के बारे में चुप रहेगी। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चुड़ी चुप, कोई नहीं बोलेगा। इस वजह से घोटाला चल रहा है और आपको मालूम नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा, इसीलिए आपको जानकारी देने के लिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा। नहीं तो कांग्रेस के विरोध की जानकारी बीजेपी वालों को बताना चाहिए था, बीजेपी वालों की जानकारी कांग्रेस वालों को बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। दोनों ने समझौता किया इसलिए जानकारी नहीं बताई। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, मुरारी बापू की कथा नहीं बता रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए साथियों, जब ये बात इस लेवल पर चली तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी 2014 में घोटाले से बने हुए प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है, एलानिया कह रहा हूं। अब ये मीडिया वालों, ये कहां तक जा रही है? ये सारे दुनिया में जा रहा ना, ये सोशल मीडिया आप देख रहे हो। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। न्यूयॉर्क में लोग देख रहे हैं, लंदन में इसको देख रहे हैं, सारे दुनिया में देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और सारे दुनिया में इसको देखा जा रहा है। ये कोई चैनल नहीं है भारत का आज तक जो केवल भारत में ही दिखाई देता हो। ये लोग सोशल मीडिया है एंड सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, इज नॉट ए लोकल मीडिया। ये सारे दुनिया में जा रहा है और सारे दुनिया में ये बात मैं पहुंचा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ऐसा इतना जोर से आदमी बोल रहा है, नरेंद्र मोदी से सारी दुनिया वाले डर रहे हैं और नरेंद्र मोदी दुनिया वालों से एफआईआर कर रहा है, तो वामन विश्राम पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है ना? सवाल है क्या? क्यों एफआईआर नहीं हो रहा है? ऐसे 3 फाइलें सबूत के हैं नरेंद्र मोदी के विरुद्ध और नरेंद्र मोदी को भी मालूम है वामन मिश्राम के पास सबूत है, केवल है ही नहीं, मोदी को भी मालूम है।
तो मोदी को लगता है साला लेने के देने पड़ जाए, तो हमारे झंझट में नहीं पड़ता, हमारे झंझट में नहीं पड़ता है। उसने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने एफआईआर तो नहीं किया, क्या किया, हमारी खबर अखबार में नहीं आनी चाहिए, अखबार वालों को धमका दिया। एक हमारी खबर टीवी में नहीं आनी चाहिए, ये उसको बोल दिया। ठीक है, अमन मेहराम को जो बोलना है बोलो, मगर वो खबर नहीं आनी चाहिए। आती खबर? बिल्कुल नहीं आती। क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी साला पंडित जी को टट्टी लग गई तो खबर आती है कि पंडित जी 4 दिन से टट्टी को जा रहे हैं, टट्टी जो है पतली लगी हुई है, एक डिटेल खबर आती है पंडित जी की टट्टी लगने की। और ये नेशनल इंटरेस्ट की खबर, जिसने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, और मैं ऐलानिया सबूतों के साथ बोल रहा हूं, मगर कोई मीडिया इसकी खबर नहीं चाहता। तो नरेंद्र मोदी जो कर सकता है कर दिया, एफआईआर, क्योंकि एफआईआर करेगा तो नरेंद्र मोदी एफआईआर करेगा तो फिर मुझे भी मौका मिलेगा ना कोर्ट में सबूत पेश करने का, है? मुझे भी तो मौका मिलेगा ना। लोगों को डर लगता है जेल में जाने का। गांधी जी जेल में जाते जाते ईमान हो गए, गांधी जी जेल में जाते जाते ईमान हो गए थे ना। तो हमें जेल में जाने का कोई डर नहीं है। मैं तो गुजरात में जेल में जाके वापस आ गया। जेल में जाने का जनहित में, लोकहित में, राष्ट्रहित में, संविधान के समर्थन में, लोकतंत्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में, देश के समर्थन में, ये तो जेल में जाना पड़े तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, हम ये बोल रहे, ठोक के बोल रहे हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है, और 24 अप्रैल 2017 का लोकसभा 19 के चुनाव के पहले का ऑर्डर, ये ऑर्डर नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी को लगा अब चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि आपने 2 बार घोटाला किया, हम चुप रहे, हम एक बार सरकार बनाने में आपने मदद की, अब 2019 के चुनाव में आप हमारी मदद करो। आरएसएस ने कांग्रेस को मदद करो। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री कौन है? हम। सरकार किसकी है? हमारी है। देश का मशीनरी आईएएस आईपीएस की किसके नियंत्रण का? हमारे नियंत्रण में है। चुनाव कमिश्नर किसने बनाया? हमने बनाया। तो क्या मदद चाहिए भाई? सारा तो तेरे ही नियंत्रण में। मोदी जी, सब कुछ तेरे ही नियंत्रण में है, तो हमारे मदद की क्या जरूरत है? ये नहीं, वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया है। वामन मेश्राम का ऑर्डर जो है, ये गांधी जी की, जो वामन मेश्राम की जो टांग है ना, वो गांधी जी की टांग की तरह सिंगल हड्डी की टांग नहीं है, तो डबल हड्डी की टांग है, वो अड़ा दिया है। मुश्किल है। तो कांग्रेस को कहा आप मदद करो। फरवरी 2019 के चुनाव में कांग्रेस के वकील, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट, फरवरी 2019, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फरवरी 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने केस डाला मिलान करना। ये जो वामन मेश्राम का ऑर्डर है, इसके आधार पर 13 लाख से लेकर 18 लाख तक ये चिट्ठियां गिननी पड़ेगी, बड़ा लंबा समय लगेगा। हमारा वकील था सुप्रीम कोर्ट में, हमारे वकील ने कांग्रेस के वकील को कहा, वकील साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव, यही ना लिखा हुआ है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव, ये तीन ही शब्द लिखा हुआ है ना।
इसके अलावा कुछ है? आप बोल रहे हैं ये मिलान करा दो। अवामल में इस्लाम जो है उसके आदेश के अनुसार इतने गिनती करनी होगी, ज्यादा समय लगेगा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए? है तो दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने पूछा क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है ज्यादा समय नहीं लेना होगा? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई ने हमारी बात को अनसुना कर दिया। क्यों? एक औरत ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। आरएसएस के वकील थे शरद बोबड़े, नागपुर के, हम भी नागपुर के जानते हैं। वो दूसरे नंबर के जज थे। जस्टिस गोगोई के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और जस्टिस गोगोई की जांच हुई। जस्टिस गोगोई को शरद बोबड़े ने, जो आरएसएस का उसका दादा वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता दूसरे नंबर का जज था, उसकी अध्यक्षता में जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया गया। जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस औरत की जांच करवाई गई। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। अरे जब जज निर्दोष छोड़ा तो उस औरत ने गलत आरोप लगाया था, झूठा आरोप लगाया था। अगर झूठा आरोप लगाया तो जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष भी छोड़ा। अगर दोनों को निर्दोष छोड़ा तो इसका मतलब साफ है कि ये सारा बनाव किया जा रहा है। ये बात हमें समझ में आई और हमें समझ में आया कि ईवीएम में घोटाले के लिए बीजेपी के लिए कोई रास्ता बनाया जा रहा है। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? ये कांग्रेस के लोगों की मांग है 50% मिलान करा दो। नहीं होगा, 1% होगा। 1% मिलान होगा। 1% मिलान का ऑर्डर आने के बाद ये जो 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर था, ये ऑर्डर 2017 का नीचे दबा दिया गया और 2019 का जजमेंट ऊपर लाया गया। अगर मैं चुनाव आयोग को कहता कि जजमेंट के अनुसार रिकाउंट करो तो चुनाव आयोग कहता ये आपका पुराना निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का 1% का करंट निर्णय है, हम उसको मानकर काम करेंगे। घोटाला करवाया, सुप्रीम कोर्ट के साथ घोटाला करवाने का रास्ता साफ किया गया। जब 1% का ऑर्डर हुआ तो आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लोगों ने अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और कहा जो वोट करने को जाओगे ना, एक आदमी वोट को जाएगा, एक वोट नहीं डालेगा। एक आदमी वोट को जाएगा, एक वोट नहीं डालेगा, तो एक से ज्यादा वोट डालेगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? चलो लो सबूत लो। आपको इस इधर उधर का सबूत नहीं बताता हूं, नरेंद्र मोदी का ही बता दो। नरेंद्र मोदी को 2019 के चुनाव में 11 लाख लोगों ने वोट दिया। मशीन से कितना निकलना चाहिए? 11 लाख। 12,87,000 निकले। 11 लाख लोगों ने वोट दिया तो 11 लाख लोगों ने वो 11 लाख वोट ही मशीन से निकलना चाहिए था। वोट कितना निकला? 12,87,000। ज्यादा कितना निकला? 1,87,000। हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस घोटाले का। ऐसा घोटाला कितनी सीटों पर हुआ? आउट ऑफ 543, 373। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 373 में से बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 303। घोटाला कितने में हुआ? 373। कितनी सीटें बीजेपी को मिली? 303।
आ रहा तो समझ में आ रहा? जितनी सीटों पर घोटाला हुआ वो आंकड़ा 373 का था और 373 में से 303 घोटाले से 100% घोटाले की सीटें बीजेपी ने जीती। आ रहा कुछ समझ में आ रहा? 8 बजे वोट काउंटिंग हुआ, 10 बजे बीजेपी आगे, 12 बजे बीजेपी आगे, 2 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे बीजेपी आगे, राहुल गांधी टीवी पर आ गए। मैं देख ही रहा, काउंटिंग चल रहा था, मैं देख रहा, राहुल गांधी टीवी पर आ गए, आए और बयान दिया, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, कांग्रेचुलेशन। मोदी जी आप चुनाव जीत गए, कांग्रेचुलेशन। ऐसा कहकर राहुल गांधी तुरंत गायब। तो मोदी जी शाम को 4 बजे कितनी सीटों पर आगे थे? 304 सीटों पर, 340 सीटों पर, 340 सीटों पर मोदी एंड गठबंधन आगे था। कितनी सीटें 4 बजे जीती थी? एक भी सीट नहीं, आगे थी। एक भी सीट नरेंद्र मोदी ने नहीं जीती, मगर राहुल गांधी नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 4 बजे टीवी पर आए और आकर बयान दिया, मोदी जी कांग्रेचुलेशन, आप चुनाव जीत गए हैं। एक भी सीट नहीं जीती थी, केवल रुझान चल रहा था और राहुल गांधी ने चुनाव मोदी ने जीत लिया, मान लिया। रात के 9 बजे रिजल्ट फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद क्या हुआ? जब राहुल गांधी 4 बजे आए और मोदी के जीत का ऐलान किया, अपने हार का ऐलान किया, तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से भाग गए। अब मिलान करने के लिए रात के 9 बजे मेन अपोजिशन पार्टी हाजिर रहना जरूरी था, वो शाम को 4 बजे भाग गए। रात में 9 बजे मिलान करने के लिए कांग्रेस हाजिर ही नहीं थी। तो मैं वामसेप का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं, मैंने वामसेप के लोग जो चुनाव कंडक्ट करवा रहे थे और काउंटिंग कर रहे थे, मैं उन अधिकारियों को टेलीफोन किया और पूछा, मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस मिलान करने के लिए हाजिर नहीं है, तो आप लोगों ने मिलान कैसे किया? मैंने पूछा उनको, ये मिलान कैसे किया? कहा कागज में हमने कर दिया और कागज लिखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब आपके यूपी की भाषा में हमने खाना पूर्ति कर दी। खाना पूर्ति समझते हो ना? खाना पूर्ति, खाना पूर्ति कर दिया। एक कागज में आंकड़ों को मिला दिया, मिलाकर भेज दिया। मेन अपोजिशन पार्टी ऑब्जेक्शन लेने के लिए हाजिर नहीं है, उसने तो पहले ही स्वीकार कर लिया, इसलिए ऑब्जेक्शन लेने का सवाल नहीं है। इतना सारा घोटाला। आखिरी बात, अरे मैं जो आपको अब से कह रहा हूं, दुख भरी कहानी है, कोई खुशी की बात आपको अभी तक मैं बता नहीं पाया। ये सारी जितनी बातें आपको बताया है सब घोटाले की बात है। अभी आखिरी बात समाप्त कर देता हूं। ये अब इस बात को रोकना कैसे है ना, ये सवाल है, ये सब चल रहा है, इसको रोका कैसे जाए? तो पहला काम कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये तो बताना पड़ेगा ना लोगों को। नहीं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बावजूद भी हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसा कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहने वाले सभी लोग गधे की औलाद है। इतने सारे सबूत है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का फैसला है, ये फैसला चीफ जस्टिस के द्वारा दिया हुआ फैसला है। तो गधा है चीफ जस्टिस,
है? तो पहले तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ईवीएम में घोटाला होता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग को रिटर्न मेमोरेंडम देना होगा कि अगर आप ईवीएम में ही चुनाव करवाना चाहते हो तो आप जब बेईमानी करने वाली मशीन बना सकते हो तो ईमानदार वाली भी मशीन बना सकते हो, ईमानदार वाली मशीन बनाओ। और आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 3 जजों की कमेटी बनाए और वो निगरानी करे चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। ईवीएम मशीन को जांच पड़ताल करने का काम करे कि मशीनें ईमानदार बनाए कि नहीं बनाया। अभी अभी करंट खबर है, करंट है ना, अभी करंट खबर है आज की, आप देख लेना। 6.5 लाख पेपर ट्रेल मशीन डिफेक्ट पाई गई 2019 की, है ना, अभी खबर है ना। 6.5 लाख, 13 लाख मशीनों में 6.5 लाख मशीनें पेपर ट्रेल डिफेक्टिव पाई गई, जिस पर चुनाव संपन्न कराया गया। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि ये घोटाला 2019 के चुनाव में इसी मशीन पर करवाया गया। तो चुनाव आयोग चाहे तो ईमानदार मशीन बनवा सकती है, मगर वो निगरानी 2 लोगों की होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के पैनल की। हम ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 32 के तहत संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की लगाई है। इसकी वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहा हूं, ऐसी मांग नहीं कर रहा हूं। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। आर्टिकल 32 के तहत वो निगरानी कर सकता है चुनाव में, डे टू डे और मिनट टू मिनट। अगर डे टू डे और मिनट टू मिनट निगरानी करने का काम करे चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट, तो चुनाव आयोग गड़बड़ी करने का काम नहीं कर पाएगा। ये करना होगा। और ये अगर मांग चुनाव आयोग हमारी मांग मानता नहीं है, भारत बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे। ये चौंकाने वाला खुलासा 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई वीवीपैट मशीन 37% खराब निकली, हर 3 में 1 मशीन खराब। ये आज की खबर। साथियों, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। मैं आपको फैक्ट और तथ्य बता रहा हूं ताकि आप लोगों को मालूम हो कि कहीं हम लोग आपको गलत तो जानकारी नहीं दे रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दिया हुआ फैसला है। इसलिए अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो भारत बंद करेंगे। आपको याद होगा हमने सीए के मुद्दे पर भारत बंद करवाया था, याद है? हमने सीए के मुद्दे पर भारत बंद करवाया था और विशाल भारत बंद हुआ था। और इतना बड़ा भारत बंद हुआ था, जानते हो? हमारे भारत बंद की वजह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, ये जो लोग हैं, इनका जो ईवीएम मशीन के अंदर जो घोटाले वाला मामला है, इसको रोक लगाने का काम हमने किया। और ऐसा ऑर्डर जो है वो हम लोगों के द्वारा लाया गया और वो ऑर्डर जो है वो इन लोगों को भी पता है। और इस वजह से इन लोगों ने, जब हमने भारत बंद किया तो सीए का जो कानून है अभी तक लागू नहीं हुआ। इतना बड़ा भारत बंद हमने करवाया, नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ कानून अभी तक लागू नहीं है, ये हमारी वजह से रुका हुआ है। इसका मतलब है
नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मगर हमने उनके कानून को लागू नहीं होने दिया तो हमारी भी तो ताकत है? हमारी भी तो ताकत है। अगर हमारी ताकत 1 इंच ज्यादा नहीं होती तो हम रोक लगाने में कामयाब होते हैं। अरे हमारे पास भी ताकत है भाई, छोटी मोटी ताकत नहीं। भारत बंद करवाया था, वो कानून अभी भी लागू होने से रोका हुआ, डब्बे में बंद करके रखा हुआ। और यहाँ के कुछ लोग जेल में गए थे। जेल में यहाँ के लोग अगर गए थे तो मैं उन लोगों का गौरव मानता हूँ कि जो लोग इस कानून को रोकने के लिए जेल में गए थे, उनके लिए, उनकी वजह से वो कानून डब्बे में घोल है, अभी तक लागू नहीं कर पाए। वो लोग गौरवशाली हैं जो इस काम के लिए जेल में गए थे। साथियों, आखिरी बात, अगर भारत बंद करने के बाद भी चुनाव आयोग बात नहीं मानते हैं तो 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जो मशीन हमारे किस्मत को फोड़ने का निर्णय कर चुकी है, उस मशीन को फोड़ेंगे और सबसे पहले मैं फोड़ूंगा। हमारा पुणे के पास नगर जिला है, एक कार्यकर्ता है, उसने मशीन फोड़ दिया। मैंने उसको, अरे 15 लाख मशीन फोड़ने की बात मैंने किया था, तूने अकेले ने क्यों फोड़ा? कहा कि आपने 2023 में कहा 24 में फोड़ेंगे, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने यही फोड़ दिया। 24 तक मेरे से रहा नहीं गया, फोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? उन्हें फोड़ दिया तो क्या हुआ? एफआईआर हो गया। आगे क्या हुआ? का केस हो गई। फिर क्या हुआ? का जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चली। फिर क्या हुआ? जज ने पूछा क्यों फोड़ा? तो कहा वामन मिश्राम ने बताया था ईवीएम में गड़बड़ी होती है। वामन मिश्राम के पास क्या सबूत है? कहा कि ये अंग्रेजी में मैं नहीं जानता हूँ क्या लिखा है। अच्छा, ये सबूत है? ला मेरे पास। तो उसने जज को दे दिया। जज ने देखा, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जाओ तुमको बरी कर दिया जाए। एक आदमी को ईवीएम फोड़ने के बाद बरी कर दिया। 15 लाख मशीनें फोड़ेंगे तो 15 लाख को जेल में डालेंगे? सुना आपने कभी? एक आदमी ने एक आदमी की हत्या की, 300 आर्टिकल लग जाता है। 15 लाख लोग इकट्ठा होकर एक राजा की हत्या की, एफआईआर होता है? एफआईआर नहीं होता। क्या होता है? दूसरे दिन अखबार में खबर आती है, क्या आती है? रेवोल्यूशन हो गया। 15 लाख पर एफआईआर नहीं होता। 15 लाख की जब खबर आती है तो कहते हैं रेवोल्यूशन हो गया। हमारे लोगों को ये सारी जानकारी होना जरूरी है और ये लड़ाई लड़ना आवश्यक है। आने वाले समय में ये लड़ाई हम लड़ेंगे। इस लड़ाई का आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।